नमस्कार, सिटीजन्स वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि मैं आज की चर्चा शुरू करूं, आपसे गुजारिश है सिटीजन्स वॉइस शो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें क्योंकि सिटीजन्स वॉइस शो जनता की आवाज़ है, आवाम की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है। आपकी आवाज़ लोगों तक पहुंचे, यही हमारा कर्तव्य है। आज हमारे पास एक प्रबुद्ध पैनल है जिसमें जलील राठौर साहब श्रीनगर से जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत-बहुत आदाब, खैर मकदम आपको। हिजम भाई पॉलिटिकल एनालिस्ट मणिपुर से हैं पर रहते दिल्ली में हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हिजम भाई। आलोक तिवारी जी वरिष्ठ अभिवक्ता कानपुर से जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आलोक तिवारी जी आपका। और भानु प्रताप सिंह जी हमारे मित्र, ईवीएम के हमारे साथी, वरिष्ठ अभिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है भानु प्रताप जी आपका। आज की चर्चा का विषय जयशंकर साहब को लेकर है। रशिया जयशंकर साहब पहुंचे हैं और ओआरएफ करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर अब ट्रीजन का इल्जाम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य कुछ लगा रहे हैं। क्या है सारा मामला, इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसके तथ्यों तक जाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ पवन खेड़ा का एक बयान आया है जिसमें वो कहते हैं खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 10 साल में ईडी ने राजनेताओं पर 193 मामले दर्ज किए जिसमें से मात्र 2 केस पर अभियुक्त दोषी करार दिए गए। इसका मतलब प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और किस तरीके से ट्रीजन एक्ट को, सेडिशन एक्ट को फिर से बीएनएस में लाके 153 में 124 ए जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया कि इस 124 के अंतर्गत जो भी सेडिशन लॉ है ये भारत के लोकतंत्र के हिसाब से नहीं है, इनको डिलीट कर दिया जाना चाहिए। उसके बाद 153 बीएनएस में उसको रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की जाती है और कुछ पत्रकारों को, जिसमें वायर के वरदराजन साहब हैं, जिसमें करण थापड़ हैं और भी 11 लोग हैं, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको, उनको भी सेडिशन का नोटिस भेजा जाता है। और आखिर में अमित शाह साहब ये कहते हैं कि जो 30 दिन में जेल रहेगा उसको उसकी सदस्यता से हटा दिया जाएगा, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। इसके पीछे के सारे कारण क्या हैं? पहले हम जियो पॉलिटिक्स पे शुरू करेंगे और फिर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आएंगे। मेरा पहला सवाल जलील भाई से होगा। जलील भाई, आप रहते हैं श्रीनगर जी, और जी, मामला है चाइना का। वांग यी जी, भारत में आते हैं, जयशंकर साहब से उनकी मीटिंग होती है, उसके बाद वो प्रधानमंत्री मोदी से भी हाथ मिलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्योंकि अब जाएंगे चाइना, क्यों एससीओ समिट है, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 31 अगस्त और 1 सितंबर को शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात होगी। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगांव अटैक 22 अप्रैल को हुआ था, उसका बदला चुकाने के लिए महिलाओं का जो सिंदूर उजड़ गया था, उसका बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद आपने देखा ये इल्जाम लगा कि चाइना ने डिफेंस एक्सपर्टीज पाकिस्तान को दी, लाइव सैटेलाइट इंफॉर्मेशन दी, अवैक्स की सूचनाएं दी, जिसके एवज में पाकिस्तान ने हमारे कुछ विमान गिरा दिया। हालांकि भारत की सरकार उसको मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ गलवान वैली हो, लेह लद्दाख हो, पैंगोंग हो, ये सारा जो बॉर्डर है 3799 किलोमीटर का, फर्स्ट फेज चाइना में, उसमें चाइना फर्स्ट हार्वेस्ट की बात नहीं करती है, सिक्किम में बात करती है, जिसका जवाब मैं हिजम भाई से लूंगा। तो चाइना पॉलिसी के अंतर्गत अब क्योंकि ट्रंप साहब ने 50% टैरिफ लगा दिया, 25% इफेक्टिव है, 25% 27 तारीख से हो गया, चाइना को उन्होंने 90 दिन का समय दे दिया। भारत के पास अब विकल्प क्या बचे हैं? और ऑपरेशन सिंदूर जो अभी जारी था पाकिस्तान के खिलाफ, क्या उसको अभेंस में डाल दिया गया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, कश्मीर का मामला सुलट गया है या कुछ बाकी है? जी। जी, आतमजीत भाई, बात ऐसी है कि ये जो सारा खुलासा किया आपने, ये सारा जो है ये ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द, इमीडिएट जो हमारा पास्ट है उसमें ये ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द घूमता है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के दावे पाकिस्तान ने किए, हमारे जेट फाइटर्स को गिराने के, तो उसके बाद जब सवालात की बौछार हुई तमाम अतराफ से, तो ये कहा गया कि वी आर नॉट फाइटिंग ऑन वन फ्रंट, वी आर नॉट फाइटिंग विद पाकिस्तान ओनली, वी आर फाइटिंग विद चाइना। चाइना वाज एट द बैक स्टेज, एंड ये बात हमारी और आपकी नहीं है, ये बात हमारी डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी जो हैं राहुल आर सिंह जी, ये उन्होंने बताई कि चाइना इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था और जितना भी लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट था पाकिस्तान को, वो चाइना की तरफ से मिला था। और सारा मुल्क जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जज्बाती हो गया, उसी तरह चाइना के बराबर भी उसी तरह के जज्बात उभर के आ गए। और हमारे लिए ये बहुत हमारे जैसे मुल्क के लिए जो न सिर्फ तरक्की की रफ्तार में पाकिस्तान से
सैकड़ों गुना आगे है, बल्कि टेक्नोलॉजी के हवाले से भी हमारी धाक मानी गई है। और जब इस तरह की सूरत-ए-हाल में हमारे को ही नुकसान होने की बात हो और उसमें चाइना का हाथ हो, तो ये तो हो गई कि ये जो हमारी अभी-अभी की तारीख है। अगर हम गुज़िश्ता ज़माने की तारीख देखें तो गलवान को भी ज़्यादा देर नहीं होगी और जहाँ वहाँ पे हमारे कितने जवान शहीद हुए और उसके बाद जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा कि ना कोई घुसा था, ना कोई घुसाया है और इस तरह की बात हुई थी। ये सारी बातें तो अ, पब्लिक डोमेन में हैं कि क्या सच था, क्या गलत था और क्या सही बोला गया और क्या लोगों को गलत बातें बोल के चाइना के साथ जो रिश्ते थे, उन पर फ़र्क नहीं आने दिया गया। ये मैं पास्ट की बात करता हूँ। लेकिन अभी जो हुआ, वो बहुत दिल को छलनी कर देने वाला था, जिस तरह का साथ चाइना ने पाकिस्तान को दिया। और अब इतनी ऑपरेशन सिंदूर को देर कितनी हुई? कितना कितना अरसा गुज़रा? आप बताइए कि इतनी ही देर में क्या कुछ बदल गया? और क्या कुछ बदल गया कि इतना कुछ बदल गया कि अब फिर से पप्पी-झप्पी का ज़माना वापस आ गया। तो मेरे ख़्याल से अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये खुद से सब कुछ बदल गया या किसी की वजह से सब कुछ बदल गया, जो दूसरी तरफ बैठे हुए लोग हैं और जिन्होंने काफ़ी अरसे से हमारी हुकूमत को मिरर दिखाना शुरू कर दिया है और हम जहाँ चूँ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉरेन पॉलिसी की कमज़ोरी की अक्कासी करती है कि अगर एक तरफ से ट्रंप साहब हमारे खिलाफ हो गए और एक दम भी उनसे हमारा वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा है और जगह-जगह पे और मौके-मौके पे वो हमको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हमारी विदेश नीति इतनी कमज़ोर है कि अभी हाल ही में जो एक दूसरा मुल्क हमारा हमसाया मुल्क है, जिसने न सिर्फ़ हमारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ है, बल्कि उसने एक जंग में हमारे पड़ोसी के साथ इतनी मदद की, एक दुनिया का एक 5 ताकतों में से एक बहुत बड़ी ताकत है और जब वो किसी तरह ओपनली या मैं इसको ओपनली कहूँगा जिस तरह का उनका बिहेवियर रहा है इस ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान, पाकिस्तान ने जिस नाम से वापसी हमला किया था, तो उसमें इतनी जल्दी ये सब कुछ बदलना मेरे ख्याल से ये किसी भी मुल्क की देश नीति का जो समझदार मुल्क हो, जो गयूर मुल्क हो, गैरतमंद मुल्क हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात जो होती है वो आत्मसम्मान होता है और मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार होता है। तो इतनी ही देर में आप झूला-झुलाने वाली बात पे हम फिर से वापस आ गए तो आप समझ सकते हैं कि हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जहाँ तक आपने ये बात की जिस बारे में आपने प्रोग्राम रखा हुआ है, तो अभी तो बहुत सारी बातें बाहर आनी हैं। आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के बारे में कहा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका हवाला दिया। अभी आप रुकिए, अब देखिए आगे-आगे होता क्या है। फिलहाल तो अब ये जो हमारे विदेश मंत्री हैं चाइना के वांग ही, वो तो 3 साल के बाद आए और हमारे प्रधानमंत्री जी भी अब जा रहे हैं। जी। 18 साल बाद अब प्रधानमंत्री साहब चाइना जा रहे हैं शी जिनपिंग को मिलने। 2018 में वो आखिरी बार गए थे और 2019 में जब शी जिनपिंग आए थे, उन्होंने कहा था कि ग्लोबल साउथ में चाइना और भारत मिलकर इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अजय शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत-बहुत स्वागत है अजय शुक्ला जी आपका। और मैं भानु प्रताप भाई के पास आऊँ, हिजम भाई से एक छोटी टिप्पणी मैं लेना चाहूँगा। हिजम भाई, मोदी साहब वांग साहब को मिले, वांग जी को मिलके कहते हैं, सिंस माय मीटिंग विद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन कजान लास्ट ईयर, इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो स्टेडी प्रोग्रेस में हैं। अगर स्टेडी प्रोग्रेस में थे, जिसमें उन्होंने कहा कि ना कोई घुसा था ना कोई घुसा है, जलील साहब ने उसका जिक्र किया। डी एस्केलेशन, बॉर्डर टेंशन पे लास्ट ईयर एक बयान आता है जिसमें हम डी एस्केलेट कर गए हैं। वापस फिंगर 4 फिंगर 8 पैंगोंग की बात की, बफर जोन पे 10-10 किलोमीटर पीछे हटने की बात की कि जो एलएसी था उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी। पर बफर जोन तो भारत की धरती पर ही बन गया। और जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है, जिसको हम कहते हैं कि जिसको चाइना कहती है फर्स्ट हार्वेस्ट, अब वो कहते हैं सिक्किम पे बात कर लेते हैं पहले। अब सिक्किम पे बात कर लेंगे तो गलवान पे बात कब करेंगे, और गलवान पे बात कर लेंगे तो डेप्चोंग, डेप्सैंग और लेह लद्दाख का मामला कब तय करेंगे। अगर उस पे भी आ गए तो अरुणाचल प्रदेश में जो 2 काउंटीज बन गए, गांव बन गए, उस पर कब बात करेंगे। सिलीगुड़ी भी एक मामला है, बांग्लादेश भी अब चाइना की तरफ चला गया है, तो सिलीगुड़ी में जो
चिकन नेक है जिसकी आप बात करते हैं कि बॉर्डर के इस तरफ फिर से एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड वॉर 2 का वो तैयार हो गया है। तो कहीं न कहीं भारत फँसता तो नहीं जा रहा है, अपने ही जाल में? हिजम भाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का एक शब्द जो है बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीने पहले जब गुजरात गांधीनगर में एक पब्लिक समारोह पे उन्होंने ये बोला कि छोटे-छोटे चाइनीज आंखें का गणेश भारत पे सप्लाई हो रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने अपनी खुद का भगवान का भी कोई इज्जत नहीं है। अपनी खुद का भगवान का भी बेइज्जती किया हुआ है। देखिए, मैं डिफेंस के अच्छे जानकार होने के नाते भारत बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। आप बाकी किसी ने बताया नहीं होगा, जो पेंगोंग त्सो है, इसके ऊपर एक और पुल बन चुका है। यानी कि जो मोबिलाइजेशन की जो स्मूथ मोबिलाइजेशन जो है वो पेंगोंग त्सो के ऊपर बन चुका है, ताकि जो है जो लद्दाख गलवान रीजन पे जो है अच्छे मोबिलाइजेशन हो और विंटर सीजन में भी हो और समर सीजन में तो है ही। विंटर सीजन में जो है अपर हाइट जो है उसमें बर्फ जो स्नोफॉल की वजह से जो है मोबिलाइजेशन में दिक्कत होता है। उसकी वजह से जो पेंगोंग त्सो के ऊपर जो है, पेंगोंग लेक के ऊपर जो है इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ जाने के लिए टेम्पररी नहीं, पक्का ब्रिज बन चुका है मिलिट्री मोबिलाइजेशन के लिए, मिलिट्री ब्रिज। जहां इधर आते हैं ईस्टर्न सेक्टर में, नहीं, धीरे धीरे आप इसका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद ये क्या नाम है, ये उत्तराखंड प्लस नेपाल प्लस भूटान प्लस हमारा पास खतरा ही खतरा है। जो ईस्टर्न सेक्टर जो है तो खतरा ही खतरा है। आप इसके तरफ जो है आईटीबीपी का, हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी का इसका बॉर्डर जो है सिक्योरिटी है। उत्तराखंड में मिलिट्री उसको जो उसको देखभाल करता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में उतना जो है आज के दिन पर उतना खतरा नजर नहीं आया है, क्योंकि उत्तराखंड और जो हिमाचल की जो हाइट जो है बहुत एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन जो है उसको मिलिट्री भी जो ह्यूमन उसको जो है सर्वाइव करना काफी दिक्कतें होते हैं, इसलिए जो है वो इतना एग्रेसिवली नहीं कर रहा। अब आते हैं नेपाल और जो भूटान की तरफ। देखिए, भूटान के तरफ जो है, नेपाल और भूटान जो है, चाइना ने अपनी तरीके से जो है उनको हैंडल, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर, जो भूटान और चाइना ने जो जितनी स्मूथली जो इस 11 साल के अंदर जो हैंडल किया गया है, तो हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी में, आप भूटान में आप हमारे जो एम्बेसी है, इसमें नेपाल में जो हमारे एम्बेसी है, रोज क्या कर रहे हैं, ये जो है बहुत प्रश्न उठाने लायक है। क्या हमारा जो रो के जो इंटेलिजेंस जो यूनिट जो है, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री की चाटुकारिता में अब समय बिता रहे हैं क्या? ये प्रश्न है उनके ऊपर, डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर, राजनाथ के ऊपर प्रश्न उठना चाहिए। आपका होम मिनिस्टर के ऊपर प्रश्न उठना चाहिए। आप बांग्लादेश के जब जो इंदिरा गांधी ने जो 3 टुकड़ा किया, जो 2 टुकड़ा किया जो पाकिस्तान को, उस पाकिस्तान की जो ईस्ट पाकिस्तान की जो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर, जो वो भी ऑफिशियलिंग प्राइम मिनिस्टर हमें अंगुली उठा रहे हैं। अब नॉर्थ ईस्ट की जो चिकन नेक की जो है, ये इसको रिव्यू की जरूरत है करके, मैं आगे नहीं बोलूंगा इस चीज को, थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर है। प्लस जो अरुणाचल में जो काउंटी जो बने हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत खतरा। अब अरुणाचल प्रदेश के एमपी, बीजेपी के एमपी, उन्होंने पार्लियामेंट में बता चुका है कि उसका नाम है तापिर गांव। उस एमपी ने बताया कि चाइना ने काफी जो है अंदर तक आकर के काउंटी बना दिया है। तो बीजेपी के पास, हमारे जो नरेंद्र मोदी के पास कुछ न कुछ, जो सुब्रमण्यम स्वामी जो कहते थे, उनके पास फोटो वीडियोस है, उनके पास रिकॉर्डेड है। तो या हो सकता है उसकी वजह से चुप हो, या और कोई वजह तो बहुत है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा इंडस्ट्री उन्होंने पिछले 10-11 साल में जो इंदिरा गांधी, जो नेहरू ने जो बना करके किया था, वो सारे पीएसयू डुबा दिया। क्योंकि जो हमारा जो बैकबोन, जो नॉन जो फॉर्मल इनफॉर्मल जो इंडस्ट्री जो है वो मरवा दिया गया। आप ये बताइए कि नेहरू के टाइम पर जो पीएसयू जो बनाया गया, वाजपेयी और नरेंद्र मोदी मिलकर के बेचने का जो मिनिस्ट्री बनाया गया, बेचने का डिपार्टमेंट, तब इससे ज्यादा और खतरनाक क्या हो सकता? तो फॉरेन पॉलिसी तो चाइना को पता चल गया कि ये तो बेवकूफ है,
इसको इस तरीके से फंसा दो, टूथपेस्ट से लेकर के रात के बेडरूम तक की सामान इनको सप्लाई कर दो, इनका बैकबोन इंडस्ट्री को खत्म कर दो। जब जिसका इकोनॉमी खत्म है वो देश खत्म है, मिलिटरीली भी हिजाम भाई, खत्म है। बस आखिरी एक टिप्पणी ये दीजिए, सिक्किम कॉरिडोर पे चाइना क्यों इंसिस्ट कर रहा है बायलैटरल टॉक करने के लिए, कि सिक्किम में क्या इंटरेस्ट है चाइना का? देखिए, सिक्किम पर जब आप एंट्री करोगे, आप ज्योग्राफिकल जो आप कंडीशन आप देखिए, सिक्किम से और भूटान से, जब ये जो चिकन नेक कॉरिडोर जो है, ये बहुत बहुत ही मतलब एंडेंजर पोजीशन में है। ये जो चिकन नेक पोजीशन, देखिए आप चाइना ऐसे डायरेक्टली आप अटैक नहीं करेगा। चाइना धीरे धीरे करके आप मिलिट्री अपनी पोजीशन को जो मजबूत करेगा। उधर के जो भूटान की और जो इसके जो सिक्किम की जो पॉपुलेशन को जो है अपने तरीके से देखिए, वो डिप्लोमेटिक तरीके से, कल्चरल हो चाहे उसकी प्रोडक्ट्स जो डे टू डे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, आप उसी तरीके से जो इस्तेमाल करवाएगा, धीरे धीरे करके उनको आदत बनवाएगा। उसके बाद देखना आगे आने वाला समय पर कैसे, अगर ये बीजेपी रहे तो आने वाला समय पर हमारा ऊपर बहुत बड़ा एक खतरा है। जी, मैं भानु जी के पास आता हूं। सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर दो क्वेश्चन, मेरे सवाल आपसे हैं। एक पीआईएल फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सीकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन एसआईटी हेडेड बाय अ फॉर्मर जज। एक मिनट आत्मजीत जी, भानु भाई के पास जाने के पहले मैं जो अभी बात कह रहे थे उसको थोड़ा सा पूरा कर दूं, चूंकि सिक्किम की बात हो रही थी। मैं उसमें बता दूं, चीन का वहां बहुत बड़ा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। शायद इस समय कुछ मिस कर रहे होंगे हिजाम साहब। तो वहां पर जो डोकलाम के पहाड़ है, आपको याद होगा डोकलाम की सड़क बनाने को लेकर के विवाद हुआ था 2017 के दौर में। डोकलाम का जो पठार है भूटान और उसके उधर उसे इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट है जो उसकी रोड एंड बिल्ड योजना है वो उस पठार से होके जाना चाहती है। अब उसमें जो सिक्किम का क्षेत्र है वो यदि उसे मिल जाता है कुछ, तो उस स्थिति में उसके लिए वो रास्ता बिल्कुल आसान हो जाएगा। सिक्किम से उनका एक रिश्ता ये है कि तिब्बत का ही से ही जो उनके भतीजे थे वहां के लामा के, उनके जो है वो आकर के यहाँ उन्होंने राज्य बनाया था 1600 समथिंग में। तो उस समय जब बनाया तो उस समय से ये एक सेपरेट राज्य बन गया था, जिसे बाद में इंदिरा जी ने भारत का सिक्किम बना दिया। चीन का इंटरेस्ट चूंकि तिब्बत में है, साथ में ही वो अपनी इस पूरी सीमा को सुरक्षित करना चाहता, इसलिए जो ये डोकलाम का पूरा पठार है इस पर वो कब्जा करना चाहता और इसलिए वो सिक्किम को वो कर रहा है। ये इसके हाथ में आ गया तो हमारे मतलब ये पूरा ऊपर का हिस्सा हमारा वो चाइना के हाथ में होगा और वो जैसे चाहेगा वैसे मूव करेगा। तो चाइना की सदैव नीति रही है 1962 के युद्ध के पहले का पूरा परिणाम देखे, वो बिल्कुल सॉफ्ट बन के आपका मित्र बन के आपके साथ वो करता है। और जिस समय आप कहीं कमजोर होते हैं या कोई आपके यहाँ राजनीतिक स्थितियां कुछ बिगड़ती हैं, उस दौर में वो उन पर अटैक करता है और अमेरिका सदैव दोगली भूमिका करता रहा। उस समय भी देखिए सीआईए ने जो स्थितियां पैदा की थी हमारे देश में, राम मनोहर लोहिया जैसा और जयप्रकाश नारायण जैसा अपना दलाल बना लिया था भारत में। उन दलालों ने भारत की स्थिर सरकार को, मजबूत सरकार को, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, उसे कमजोर कर दिया। जयप्रकाश नारायण 1951 से सीआईए की जो संस्था थी वो कल्चरल फॉर ये फ्रीडम फॉर कल्चरल कांग्रेस, इसी तरह से करके एग्जैक्ट इस समय अभी ध्यान से उतर रहा है, बता हैं। तो वो जो है उसके वो इंडिया चैप्टर के हेड थे और मरने तक रहे।
तो सीआईए का उनका कनेक्शन प्रूव करने की जरूरत नहीं, उस संस्था के वो प्रमुख थे, कल्चरल फॉर वो फ्रीडम। तो वो जो है उस संस्था ने, जिसका 1950 में सीआईए ने ओरिजिन किया था, आप ये गूगल पे सर्च करेंगे इसे तो आपको अभी मिल जाएगा, उसका ओरिजिन पढ़िएगा तो लिखा होगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। आलोक तिवारी जी, हमारे विकिपीडिया, आलोक तिवारी जी बताइए, नाम बताइए। देखिए, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। आप बस संक्षेप में आपको बताइए, मैं चाइना भानु और जी से क्वेश्चन कर लूं। जी, नहीं नहीं, नाम मैं बताइए इनका। भानु जी से माफी चाहूंगा, नहीं, बात सीरियल में चल रही है। प्लीज। आप चाइना और अमेरिका को कभी दुश्मन न समझिए, ये सारा डीप स्टेट का काम है। और हमारा, और वो काम कर रहे हैं बाल्कान पे। बाल्कान प्लान हमारे यहाँ जो चर्चिल एक्सरसाइज करना चाहता था, 27 टुकड़ों में भारत मिल रहा था, और पंडित और हिंदू महासभा तैयार थी, क्योंकि ये सामंतवादी पार्टी थी। पंडित ने माउंटबेटन के ऊपर दबाव बनाया, इतना इमेंस प्रेशर डाला, कितना भी डाल देते, अगर माउंटबेटन अच्छा आदमी ना होता तो हमें फिर वो 3 जून प्लान से ऑफ इंडिया न मिलता। अब आइए चाइना और अमेरिका की बता दूं, ये चाइना है, जापान को बमबार्डमेंट करने के लिए 1945 में भेज दिया था। ये चाइना है जिसको ट्रूमैन ने चिट्ठी लिखी थी चांग काई शेक को, व्हाई डोंट यू इंक्लूड माओ एंड चाओ इन योर गवर्नमेंट, और पलटा दी हुकूमत। जैसे माओ चाओ शामिल हुए, ये तो भाग के जाना पड़ा। एक मिनट, ये देखिए, ये है कांग्रेस कांग्रेस ऑफ कल्चरल फ्रीडम। जी जी, कांग्रेस ऑफ कल्चरल तो फ्रीडम। जी हाँ, ये 1949-50 में बनी थी। उस 1951 में जयप्रकाश नारायण इसका इंडिया चैप्टर का हेड बना था, और इसको लेके माइकल एस वार्नर ने इसको पूरा, इस पर लिखी हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं, और भी तमाम लोगों ने लिखी है। जी तो मैं ये कह रहा हूं, तो उस समय से था। अब आप एक चीज समझिए, भूटान से चाइना के राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सिर्फ जो है इंडिया ही एक बनता है कि इंडिया यदि इधर से आ गया तो यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश बर्मा तक उसको कोई रोक नहीं है। तो नरेंद्र मोदी असलियत में इस समय उसी के इशारे पे, जो अभी डीप स्टेट की बात कर रहे थे, इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और ये सारा ड्रामा हो रहा है ट्रंप वाला और ये सब, असल में ये पूरा खेल के पीछे बहुत कुछ इतना बड़ा है कि ये कैसे भारत की पूरी जितनी स्वायत्ता है उसे कब्जा कर लिया जाए। चाइना, देखिए आप एक चीज इसी अभी ऑपरेशन सिंदूर से समझ लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में चाइना ने मदद की पाकिस्तान की, चाइना और अमेरिका ने मदद की पाकिस्तान की, अमेरिका के सारे समर्थक देशों ने मदद की पाकिस्तान की। अब एक बात बताइए, चाइना भी मदद कर रहा है, पाकिस्तान भी वो भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, ये सब कर रहा है। आपको कुछ विशेष नहीं लगता? आपको यह समझ लेना चाहिए इस समय खेल दूसरा है। अब देखिए, चाइना के ऊपर उसने टैरिफ लगाने का ड्रामा बहुत किया, लेकिन अब धीरे धीरे उससे पीछे हट रहा है। लेकिन बाकी किसी को नहीं, भारत को रियायत नहीं दे रहा, बल्कि भारत पे बढ़ा रहा है। इधर दबाव बढ़ने के बाद जब आप उधर खिसकेंगे तो आप अपने आप को कमजोर कर लेंगे, उन्हें एंट्री दे देंगे। आप जब सब कमजोर हो जाएंगे, इधर पाकिस्तान में जो कियारा में परमाणु का संयंत्र है, सब पूरा उनका वो है, वो असल में अमेरिका का है। हाँ, वो अमेरिका का है। और उस स्थिति में उनके लिए एक जगह वो है, उनका मकसद है हिंदुस्तान को इतना कमजोर कर दो। चाइना को यहां बिजनेस चाहिए, अमेरिका को चाहिए अपना पूरा प्रभुत्व, और ये पूरा खेल उसका है जिससे भारत जैसा देश खत्म हो जाए। और नरेंद्र मोदी उसी चीज का टूल है। जी जी आलोक जी, खत्म कीजिए अपनी बात। जी मैं बता रहा हूँ, मैं दो तीन चीजें बड़ा कैटेगोरिकली बताऊँ, मैं कैटेगोरिकली बताता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक और उसका जो ये मंच है, ये फॉल्स फ्लैगिंग है।
ये जो बोले उसका उल्टा समझना चाहिए। और सर ये जो अब मैं आपको आपको मैं दिखा रहा हूं ये CIA की ही साइट पर है, CIA की जी ऑफिशियल साइट पे ये मौजूद है। ठीक। हाँ जी आलोक जी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक का जो आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग है बिल्कुल चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलता जुलता है। उसकी ख्वाहिश है कि वन पार्टी नेशन। अब मैं आपको बताता हूं, वी हैव गॉट एन इररिस्पांसिबल प्राइम मिनिस्टर। मेरा प्रधानमंत्री पाकिस्तान की अनऑफिशियल विजिट पर क्यों गया था? पाकिस्तान किसी भी प्रधानमंत्री के अनऑफिशियल विजिट के क्या माने होते हैं? हमारा प्रधानमंत्री 27 और 28 अप्रैल 2018 को वुहान, जहां से कोरोना लीक करता है, चाइना अनऑफिशियल विजिट क्यों करने गया था? हिस्ट्री रिपीट करती है। जब इंदिरा जी को क्यों हटाया गया? जब कांग्रेस ने मजबूती के साथ इमर्ज करी है चाइना और अमेरिका को चोट करते हुए, यहां पर बवाल कराया गया। इंदिरा जी ने सन 67-68 से रिचर्ड निक्सन को लात पे रख रखा था, पाकिस्तान को तोड़ के अमेरिका का गुरूर तोड़ दिया। 1975 में चाइना को लात पे रख के सिक्किम का विलय कर लिया। तुरंत आ गई इमरजेंसी, आज के देखिए। बातें बहुत करते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने इस देश में इडियट्स की एक फसल करी है। संविधान की हत्या करी थी तो आर्टिकल 352 के आर्टिकल आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई थी। वो बहुत भली महिला थी, बंद कर देती जयप्रकाश नारायण को उठा से दफा 124 IPC में। उन्होंने पूरा फिट केस था सेडिशन का। उन्होंने भलमनसाहत बख्शी थी कि वो उनके बाप का दोस्त था, केवल नजरबंद किया था। फिर इंदिरा बढ़ी। राजीव ने अमेरिका से, मुझे याद है अच्छी तरीके से, अमेरिका के बारे में कहा था, मैं नानी याद दिला दूंगा। और ये भाजपा जब सत्ता में नहीं आई थी तब क्या कहती थी कि हमको बात करनी चाहिए कि चाइना से स्टिक फ्रेंडशिप रखनी चाहिए, स्टिक विद इन हैंड। 1986 में अरुणाचल में गड़बड़ हो रही थी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और नारायण दत्त तिवारी विदेश मंत्री थे। गड़बड़ हो रही थी, ND तिवारी की यात्रा रोकी गई और तुरंत जनरल सुंदर जी को भेजा गया बॉर्डर पर, और उनकी सारी डिमांड पूरी गई। ऑपरेशन फाल्कान में घुस के चाइना को मारा गया। जाने कितनी दूर जाकर के वाच टावर वगैरह सब तोड़ के कब्जा किया गया और अरुणाचल प्रदेश को बाकायदा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और चाइना इतना खफा हो गया था इस ऑपरेशन फाल्कान से कि उसने अपने सेना के 3 बड़े अधिकारियों को सैक कर दिया था। राजीव के खिलाफ वो फोर्स आ गया। अब आइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 42 दिन का डेडलॉक हुआ था दौलत बेग ओल्डी में। दौलत बेग ओल्डी में हटना पड़ा था पीछे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में चाइना था ड्रैगन इकोनॉमी के मामले में और भारत था एलिफेंट। वर्ल्ड की जानी देखिए, दुनिया में अपराध ये डीप स्टेट क्लेरियन कॉल देके कराती। जानी मानी मैगजीन इकोनॉमिस्ट, जिसका शायद अटैचमेंट है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, 2010 में कहा था, हाउ इन कमिंग 10 years इंडियन ग्रोथ विल आउट स्पेस चाइनीज ग्रोथ। अन्ना हजारे बैठाल दिए गए ना, रामदेव आ गए, वो बदमाश CAG विनोद राय आ गए विवेकानंद फाउंडेशन की साजिश में। मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जब फॉरेन मिनिस्टर थे, अनऑफिशियल विजिट पर चाइना गए थे। उनकी मधुलिमय से बहुत झांझाई हुई थी, बड़ा गर्मा गर्म पत्राचार हुआ था। आखिरी में मधुलिमय ने कहा था, मैंने वाजपेयी की सारी बातों का जवाब दे दिया है, प्रोवाइडेड मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। ये खेले हैं। जब जब कांग्रेस अंगड़ाई लेके उठी है तब एक ताकत आई है जिसने बदनाम किया है। क्या कर रहा है? सिक्किम का विलय करने के लिए रामेश्वर नाथ काव को 36 मिनट चाहिए थे। इंदिरा जी ने जब पूछा, रॉ के प्रमुख थे, दुनिया के 4 बेहतरीन सिपाही में थे वो, जरा देर में विलय कर लिया था। 71 की वार में उनका बहुत जबरदस्त असर था। जैसे ही मोरारजी देसाई अटल बिहारी की सरकार आती है, रामेश्वर नाथ काव को पैदल कर दिया जाता है। निशाने पाकिस्तान मिलता है अटल बिहारी मोरारजी देसाई को। हमारे सारे एजेंट्स की खबर कर दी गई थी, उनकी गर्दनें कलम कर दी गई थी जो नाई की दुकान खोले बैठे हुए थे। बड़ी माजरत से कहता हूं, कभी कभी सोचने पे विवश हो जाता है मन कि कांग्रेस को छोड़ के देश के ज्यादातर गद्दार हैं। अरे कश्मीर पे धारा 370 से इनका कोई मतलब नहीं है। कश्मीर का के नहीं जानते हैं।
कश्मीर केवल इनकी हिंदू मुस्लिम राजनीति का प्लैंक है। हम लोग बात कर रहे थे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग को 3 टुकड़े करने की क्या जरूरत है एब्रोगेशन ऑफ 370 के समय। इन्होंने पहले पीओके बना और वहां पर सीओके बनवा दिया। मजाल नहीं थी 1967 के बाद, अब नाथुला चोला पास पर इंदिरा जी ने 2 महीने मारा था चाइना पर, एक ब्लड जो गिरा हो हमारे सैनिकों का। इन बुज़दिल जिनकी कोई लोगों के हुकूमत में हमारे सैनिकों का ब्लड गिरा। जहां तक बात आती है विदेश नीति की, जब सॉवरेंटी हमारी प्लेज है तो विदेश नीति किस बात की। जब ये गए थे पहली बार नमस्ते ट्रंप करने, तो मैं भाजपाइयों के बीच में बैठा था, हमने कहा हमारी सॉवरेंटी गई। चाइना और अमेरिका बहुत अच्छे मित्र हैं। ये केवल नूरा कुश्ती करेंगे, कभी फिलीपींस के मुद्दे पर, कभी ताइवान के मुद्दे पर। आज चाइना जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बना खड़ा हुआ है अमेरिका की वजह से, कितनी लीवरेज दे रहा टैरिफ के मैटर पर, कुछ नहीं होगा। अमेरिका के करीब $300 बिलियन के बॉन्ड गिरवी है चाइना के पास। ये बाल्कान प्लान पर चल रहे हैं। ये 25-27 टुकड़े आज भी चाहते हैं। तो सावरकर तो था, तो छोटे छोटे हिंदू राष्ट्र पर आबादा था, तो कहता था नेपाल का राजा हमारा अधिराज होगा। ये आज बहुत खतरनाक हाथों में देश है। जितनी जल्दी हो सके ये हुकूमत जाए, ईश्वर की कृपा हो हमारे देश के ऊपर। दैट्स ऑल जी, थैंक यू तिवारी जी। मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, चाइना के जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो $1.1 ट्रिलियन के थे 2021 में, अब घट के $750 बिलियन रह गए हैं। यानी $350 बिलियन का निवेश उन्होंने निकाल लिया। जी, चाइना के पास अमेरिका के जो ट्रेजरी बॉन्ड है। भारत के भी $272 बिलियन के बॉन्ड्स थे, वो 252 के करीब, मतलब 14 बिलियन की निवेश भारत ने भी अमेरिकन बॉन्ड से निकाल लिया, क्योंकि अमेरिका अब टैरिफ लगने के बाद एक डेड इकोनॉमी बन गया है, या एक संवेदनशील इकोनॉमी बन गया है। किस तरफ जाएगा किसी को पता नहीं है। एनीवेज, मैं भानु जी के पास आता हूं। भानु जी, 2 सवाल मेरे आपसे थे, और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक थे। पहला सवाल तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल हुई है सीकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एसआईटी, और ये एसआईटी जो है फॉर्मर जज को इंक्वायर करने के लिए कहा गया है अगेंस्ट राहुल गांधी एलिगेशन रिगार्डिंग वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन या वोट चोरी। अभी तिवारी जी ने डीप स्टेट की बात की, तो डीप स्टेट की बात में मैं आपको बता दूं कि जब रोनाल्ड रीगन की सरकार थी 1980 में, तब भी वोट चोरी का, जो वोट फ्रॉड का काम जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में भी खेला गया था। मैं उसके बारे में आज ही पढ़ रहा था। तो ये वोट चोरी एक कोई नई चीज नहीं है, या वोट फ्रॉड कोई नई चीज नहीं है। ये एक विधिवत तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, विमेन हो, गरीब हो, शोषित हो। और एक रिपोर्ट लोकनीति की आई भी थी हिंदू में, जिसने साफ साफ बताया कि इसमें ज्यादातर प्रभावित जो होंगे वो शोषित, पिछड़ा, दलित वर्ग होगा, जिसकी लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, डोमिसाइल नहीं होगा, और उस डोमिसाइल को बनवाने के लिए उनको लाख जतन करने पड़ेंगे, टाइम लिमिट निकल जाएगी और उनका वोट कट जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा ने एक आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। इस आंकड़े में ये लिखा है कि खुद केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि पिछले 10 साल में ईडी ने राजनेताओं पर 193 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से मात्र 2 केस में अभियुक्त दोषी करार किए गए हैं, और गिरफ्तार नेताओं में लगभग सभी गैर भाजपा नेता हैं। अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि 30 दिन गिरफ्तारी के बाद पद से हटने वाला नया कानून किसके लिए लाया जा रहा है। यह वोट चोरी का प्लान बी है, यानी अगर वोट चोरी बंद हुई तो दूसरे का चुना हुआ मुख्यमंत्री ही चुरा लेंगे। दोनों बातों पर भानु जी। आत्मजीत जी, मैं पहले जो दूसरी बात है, दूसरा सवाल है, उसका जवाब पहले देना चाहूंगा। देखिए, ये जो 193 केस हैं और जिनमें एक में ही केवल सजा हुई है और सारे के सारे विपक्ष पर हैं, ये तो कोई अप्रत्याशित बात नहीं है, ऐसा तो होना ही है। और मोदी के राज में नहीं होगा तो किस राज में होगा, ये तो होना ही है। दूसरा, मैं ये भी कह सकता हूं कि जिस एक में सजा हुई है, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते वो भी छूट जाएगा, उसमें भी बरी हो जाएगा मामला, तो सजा किसी में नहीं होती। इससे ईडी हो, सीबीआई हो, इनका इस्तेमाल केवल 2 चीजों के लिए किया जा रहा है। सरकार इनका इस्तेमाल करती है विपक्ष को कमजोर करने के लिए
और विपक्ष के जो बेईमान नेता हैं या भी जो बेईमान नेता हैं उनको अपने पक्ष में लाने के लिए इनका इस्तेमाल टूल की तरह किया जा रहा है, और कोई इसका नहीं है। और इसका लाभ ईडी वाले और सीबीआई वाले वो भी अपने स्तर पर उठाते हैं। उन्हें मालूम है कि भाई जब सरकार हमारा इस्तेमाल कर रही है तो हम भी क्यों ना इस बहती गंगा में अपना भी कुछ भला कर लें। तो आप अगर देखेंगे तो बेईमान जिस तरह के लोग इस देश में हैं, उनमें ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी, ये भी उतने ही बड़े बेईमान हैं। अगर इनके यहां भी कोई एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी अगर छापा मार ले तो इनके यहां भी पैसा कम नहीं मिलेगा, धन दौलत इनके यहां भी कम नहीं मिलेगी। ये स्थिति इनकी है। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि सरकार जब अपने इनको इस्तेमाल करके अपने राजनीतिक लाभ के लिए काम कर रही है तो वो उसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये सब कुछ पूरी तरह से पॉलिटिकल है। इसका कानून से, संविधान से, अपराध को खत्म करने से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी तरह का लेना देना नहीं है। और ऐसी रिपोर्ट भी आपने और हमने सबने देखी है कि ईडी के लोग भी रिश्वत मांगते पकड़े गए, सीबीआई के लोग भी रिश्वत मांगते पकड़े गए। अभी बहुत ज्यादा नहीं, अभी हाल ही के उदाहरण है। अजय शुक्ला साहब मेरी बात शायद समझ रहे हैं वो। ये जो स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। एक अगर मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूं, इससे आप अंदाजा लगाएंगे। एक सीबीआई का आरुषि वाला केस आपने सुना होगा, तलवार वाला। जब पहले वो था, जो स्टेट की जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तलवार को पकड़ लिया था। उसके बाद में सीबीआई आई, सीबीआई ने कहा कि इसका लेना देना कुछ नहीं है, इन 3 नौकरों का लेना है। तो उन 3 नौकरों को जो फंसा दिया और तलवार को निकाल दिया। और उसके बाद में 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करी। आलोक तिवारी जी जानते हैं, टेक्निकल आधार पर उनको भी बाहर निकाल दिया। जैसे आप देखेंगे पुलवामा वाले मामले में जो सिद्धू था डीएसपी, उसको भी चार्जशीट जितने जो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है उसमें चार्जशीट फाइल नहीं करी, उसको भी बाहर निकाल दिया। तो ये सारे देवेंद्र सिंह जो है उसको भी इसी तरह से निकाला। ये सब कुछ पॉलिटिकल है, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। और विपक्ष ही निशाने पर है, ये सिद्ध है बिल्कुल। ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो हैं, इनके इशारे पर ये सारे काम करती हैं और सारे काम ये होते हैं। अब रही दूसरी बात, जो पहला सवाल आपने पूछा वोट चोरी का, और पीआईएल फाइल की गई है एसआईटी बनाने के लिए राहुल गांधी जी के उसमें। मैं ये कह रहा हूं कि एसआईटी नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई और भी एजेंसी हो जो अपने आप में धुरंधर एजेंसी हो, आप उसको भी बना दीजिए। राहुल गांधी जी ने जो सबूत दिए हैं वो किसी के बाप के भी बस की नहीं है जो उन्हें नकार सके, किसी के बस की नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो सबूत दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो वोटर लिस्ट उनको दी, जिसे एडमिट कर चुका है। आपने देखा होगा ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ये एडमिट किया कि हां वोटर लिस्ट हमने दी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उसी वोटर लिस्ट से तो निकाला है जो कुछ भी निकाला है। और उस वोटर लिस्ट के हिसाब से 1,250,000 उस महादेवा विधानसभा में फर्जी वोट हैं। तो ये सबूत है, ये आरोप नहीं है। कोई समझता है, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं लोग, कि आरोप, राहुल गांधी ने आरोप नहीं लगाए। राहुल गांधी ने उस पूरी गड़बड़ी के सबूत दिए हैं। सबूतों का कोई अर्थ होता है, उनका कोई वजन होता है। जहां तक ये स्थिति है उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाएंगे, चाहे एसआईटी बना लो, या मैं कह रहा हूं खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी अगर बैठ जाएं उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो भी कुछ नहीं होगा। दूसरी बात कि वोट चोरी होती है, अमेरिका में भी होती है, यहां भी होती है, ये जो कहा जा रहा है। मेरा एक बहुत सीधा सवाल है कि क्या अगर कोई गलत काम अमेरिका में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, तो हमारे यहां भी होना चाहिए, या हम उससे अलग हटके कुछ होने चाहिए? अभी जो शुक्ला जी ने और आलोक तिवारी जी ने जो बीजेपी एंड कंपनी और आरएसएस, इन सारी सबकी कुंडली खोल के रखी है, जो सारी चीजें बताई हैं, उन सारी चीजों में मतलब बेईमानी की कोई सीमा होती है। एक देसी कहावत है कि आटे में नमक तो चल जाता है, लेकिन अगर पूरा नमक ही नमक कर दोगे तो कैसे बात बनेगी? ये इतना बड़ा बेईमानी का जो तरीका और घोटाला है। एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोट हैं फर्जी,
और ये केवल एक का खुला है। अभी अगर सबका खुल जाएगा पूरे देश में तो क्या हालत है। और इसमें बहुत ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं। मैंने तो ये भी कहा था कि राहुल जी को जिस समय वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सारे आंकड़े आपके सामने रखे, एडीआर ने आपके सामने सारे आंकड़े रखे, उन्होंने तो भी तो रिसर्च करके ही सारे आंकड़े रखे थे ना। और उन्होंने बताया था कि 4,65,46,885 वोटें बढ़ाई गई। और स्टेट वाइज बताया उन्होंने कि किस स्टेट में कितनी बढ़ाई गई। 2 लाख से लेके 70-75 हजार तक वोटें बढ़ाई गई 15 स्टेट में, जिसकी वजह से 79 सीटें बीजेपी जीत कराई। तो ये सब कुछ सामने है। पर इस लेवल पे बेईमानी, और उस बेईमानी को, अगर ये बेईमानी नहीं हो पाएगी तो उसके लिए ये कानून लाया जा रहा। देखिए हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ का जो कानून है बहुत, जो बेशक अंग्रेजों को चाहे जितनी गाली देनी हो दे लें, कितना ही कह लें कि ये ब्रिटिशर्स का कानून है, पर आप उनके जो सोच थी वहां तक अभी मैंने तो देखा नहीं है कि इनमें किसी में ये सोच हो कि वहां तक पहुंच भी जाए। उन्होंने कानून बनाते समय और फौजदारी का कानून बनाते समय 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त रखी जो उनके बेस थे इस कानून को बनाने के। नंबर 1, कोई भी व्यक्ति जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा गुनहगार नहीं माना जाएगा, अपराधी नहीं है जब तक सिद्ध नहीं हो जाएगा। नंबर 1। दूसरा, चाहे 100 के 100 गुनहगार छूट जाएं, पर किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यह बेस है, किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप किसी को अपराधी कह रहे हैं तो जो कह रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है कि इसको सिद्ध करे, ना कि उसकी जिम्मेदारी की जिस पे आप आरोप लगा रहे हैं। ये 3 बड़े बेसिक प्रिंसिपल हैं हमारे देश में क्रिमिनल लॉ के। लेकिन आज क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री शब्द डालकर, भला किसी की हिम्मत है। खैर मोदी तो छोड़ो, हालांकि मेरी नजर में तो बहुत ही कायर व्यक्ति है, पर फिर भी इसको तो छोड़ो। कोई भी प्रधानमंत्री हो, क्या प्रधानमंत्री को किसी भी एजेंसी की हिम्मत है कि अरेस्ट कर ले? सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है? सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनकम टैक्स, ये एजेंसी है ना बड़ी। ये किसके अंडर में काम करती हैं? प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अंडर में काम करती हैं। तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट कर सकती हैं? इनकेस अगर मान भी लिया जाए कि दिखावे के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं, इनकेस मान भी लिया जाए, तो क्या 30 दिन तक जेल में रहेगा? नहीं। ये सिर्फ इसलिए दिखाया जा रहा है कि नैतिकता का आधार इतना बड़ा लगे कि मोदी गवर्नमेंट इतनी बड़ी, यार इतनी बड़ी नैतिकता है कि प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं छोड़ रही। अरे अगर प्राइम मिनिस्टर को छोड़ने वाली बात नहीं थी तो जो वो था आपका लोकपाल जो कानून था, आप उसको मजबूती से लागू करते ना। कहां गया वो लोकपाल का कानून? वो तो आपने गड्ढे में दफन कर दिया ना। तो ये सिर्फ जो है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये प्रधानमंत्री शब्द का इस्तेमाल उस बिल में किया गया है जो कल संसद में रखा और जिसके ऊपर जबरदस्त तरीके से विरोध किया विपक्ष ने, जिसकी वजह से वो जेपीसी को भेजा गया। कौन सा ये तरीका है कि 30 दिन तक कोई रह जाएगा? मतलब अभी कुछ सिद्ध नहीं हुआ। हालांकि मोदी सरकार में इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं कि लोग 5 साल, 7 साल, 8 साल बिना ट्रायल शुरू हुए जेल में पड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट तक से भी बेल नहीं मिल रही उन्हें। जो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि बेल इज अ रूल एंड रिजेक्शन इज एक्सेप्शन, उसके बावजूद भी। तो ये जो सरकार ये सब लेके आ रही है, ये बहुत सीधा सा निशाना है कि ये निकेन प्रकारेण कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, सत्ता हमें अपने हाथ से जाने नहीं देनी है। ये इनके सारे ये षड्यंत्र जो है ये सब चल रहे हैं, इसलिए ये ला रहे हैं। इसीलिए लोगों की जुबान बंद करने के लिए, विशेषकर पत्रकारों की जुबान बंद करने के लिए वो आईटी बिल लाया गया था जिसमें 500 करोड़ रुपए के जुर्माने की बात चल रही है। नहीं है वो लागू अभी तक नहीं हुआ, लेकिन 500 करा लिया सरकार ने। ये जो सारी चीजें चल रही हैं, ये केवल ये है कि कोई भी व्यक्ति बोलने की हिम्मत ना कर सके, कोई भी राजनेता हमारे विरुद्ध खड़ा ना हो सके, इवन चाहे चंद्रबाबू नायडू हो और चाहे नीतीश कुमार हो, और यहां तक कि अगर बीजेपी में भी कोई हो तो वो भी, आप ये मत समझना कि ये बीजेपी वालों को बख्श देंगे, किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। ये दोनों की, मोदी शाह की जो जोड़ी है, सत्ता बनाए रखने के लिए किसी की भी बलि इन्हें देनी पड़े, चाहे अपना ही क्यों ना हो, उसमें भी इन्हें परहेज नहीं है। तो सिर्फ सत्ता के लिए सारी चीजें हो रही हैं। पर मैं सिर्फ एक बात जानता हूं आत्मजीत जी,
कितनी भी कोशिश कर लें, जितनी मन में आए कर लें, जितना अब ये प्रयास कर रहे हैं, ये सारे प्रयास धीरे 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 इनके विरोध में जाएंगे। ये बात हो सकती है कि देश इनके इन कुकर्मों से बहुत बुरी स्थिति में चला जाए। कहीं देश में जो सिविल वार की बात मतलब लोग सोच रहे हैं, चर्चा होती है, कहीं ऐसा ना हो कि देश सिविल वार में चला जाए। ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। पर इनके लिए खून खराबा कोई मतलब नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सत्ता के लिए कुछ भी होता हो ये करने के लिए तैयार है। हम सब जानते हैं कैसे इन्होंने सब कुछ किया है, गुजरात से लेकर यहां तक जो कुछ किया है इन्होंने, हम सब जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का इलाका आज जो जल रहा है, मणिपुर को पूरी तरह से इन्होंने तबाह कर दिया, वो सब कुछ इन्हीं के हाथों से हुआ है। जो असम में वो नीली वैली मैसेकर जो हुआ था, वो सब इन्हीं का कराया धरा था, आरएसएस वगैरह का सारा सब कुछ। तो सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। पर मुझे पक्का विश्वास है कि जिस तरह से देश की जनता, मुझे दो चीजों से बड़ा विश्वास है आप जी कि 2024 के चुनावों में इतनी बड़ी बेईमानी करने के बाद भी इन्हें केवल 240 सीटें मिली। सोचिए अगर ये बेईमानी नहीं होती तो ये 150 के आसपास टिक लेते, और अगर 150 के आसपास टिक लेते तो इनकी कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई मुझे तो शक नहीं है। तो देश की जनता बहुत जबरदस्त इनके विरोध में है। यह अलग बात है कि बहुत से लोग खुल के नहीं बोल नहीं पाते हैं, या इन्हीं किसी भाषा का इस्तेमाल करते, तो हमें लगता है कि नहीं यार इनके चाहने वाले, इनके जानने वाले बहुत हैं। पर ऐसा है नहीं, देश के हालात बहुत बदल गए हैं, और अब इस वोट चोरी का जो लेकर पूरे देश में है, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है। आज पार्लियामेंट का आखिरी दिन था। आखिरी दिन में आप देखें कि मोदी जब उसमें पार्लियामेंट में गए तो उस समय किस तरह के वोट चोर, गद्दी छोड़ नारे लग रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इस नारों का विरोध कर सके। बीजेपी के सांसद जो हैं उन्होंने भी विरोध की हिम्मत नहीं करी, नारे लगातार रखते रहे। और ऐसे ही क्योंकि मोदी, वो अमित शाह जो है वो उसमें था राज्यसभा में, तो उसमें तड़ी पार के नारे लगे। तो ये जो चीज हो चुकी है, अब देश की जनता धीरे 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 समझ रही है। और बिहार का जो एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने जो यात्रा शुरू करी है, मुझे पक्का विश्वास है कि यात्रा खत्म होते होते और उसके बाद ये आंदोलन एक नई मजबूती और नई दिशा पकड़ेगा, और देश संग्राम के लिए, या यूं कहो कि संघर्ष के लिए पूरी तरह से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा होगा। तो जो भी कर ले जी, अब कुछ बचने वाला नहीं। जी, बहुत विस्तार से आपने एक रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को हिदायत भी दे दी कि जिस तरीके के आप काम कर रहे हैं ये बहुत लंबे समय चलने वाले नहीं है। अजय शुक्ला जी, मैं आपके पास आता हूं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसको गिल्टी करार दिया कि ओवररीच की है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। ओआरएफ एक ज्वाइंट कॉर्पोरेट गवर्नमेंटल थिंक टैंक है, और इसमें यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के अमेरिका बेस्ड बेटे ध्रुव शंकर भी हैं। ओआरएफ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रायसीना डायलॉग 2016 से करवा रही है, पॉलिसी मेकिंग में कार्यरत है। 31 दिसंबर 2020 कैरावैन मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि जयशंकर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जब बने थे मई 2019 में, और ध्रुव ने उस समय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन सितंबर में ज्वाइन की थी एज डायरेक्टर ऑफ द न्यू यूएस इनिशिएटिव विद द बेस इन वॉशिंगटन डीसी इन जनवरी 2020। जयशंकर साहब ऑफिशियल कैपेसिटी में ओआरएफ इवेंट में गए थे। एक थिंक टैंक के जो प्रेसिडेंट समीर सरन के साथ उन्होंने एक बुक को ऑथर की, उसके इवेंट में लॉन्च करने उसको। बोथ जयशंकर साहब और उनके बेटे ध्रुव जयशंकर स्पीकर्स रहे हैं रायसीना डायलॉग में। एनुअल जियोपॉलिटिकल फोरम ऑर्गेनाइज होता है ज्वाइंटली बाय ओआरएफ और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सितंबर में जयशंकर साहब ने किताब भी लॉन्च की, द इंडिया वे, और वही थिंक टैंक ने उसको होस्ट किया, और सारा खर्चा सरन साहब ने उस किताब का उठाया। आज उस पर उंगलियां खड़ी हो रही हैं, और यह कहा जा रहा है कि जयशंकर साहब इनडायरेक्टली एक्यूज किए जा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया फॉरेन पॉलिसी को प्रधानमंत्री मोदी के नाक के नीचे रशिया और चाइना की तरफ मोड़ने की कवायद की। एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एक ग्रुप साउथ ब्लॉक में दूसरे ग्रुप को एक्यूज कर रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं और इसके पीछे की कहानी? अजय शुक्ला जी। देखिए, मैं
एक चीज आप जान लीजिए, जो एस जयशंकर है वो वास्तव में चाइना का एजेंट, और वो चाइना में लंबे समय तक जब राजदूत रहा और वहां उसने जिस तरीके से उसका बेटा तमाम बिजनेस जो कर रहा है और उसके जो सारे कनेक्शन है उन सबको यदि निकालिएगा तो बहुत कुछ आपको ऐसे लगेगा कि वो, देखिए यो एक ट्रायंगल बनता है, एक अडानी की तरफ जाता है, एक उसकी तरफ जाता है, और फिर दोनों आके चाइना में आके एक जगह मिल जाते हैं। तो ये पूरा खेल जो है ये बहुत तरीके से जयशंकर को विदेश मंत्री असल में बनवाया ही क्या कहते हैं अडानी ने है। और अडानी ने क्यों बनवाया? क्योंकि उसे चाइना का डायरेक्शन था। और ये हुआ कि हाँ, और जब से वो आया आप देखिए चाइना के साथ में बिजनेस कितना बड़ा है। सारी बुरी हालात के बाद, उन सारे हालातों के बाद भी जब चाइना हमारे 20 सैनिकों को मार डालता है 21 को, इसके बाद भी यह स्थिति, इन सारे कनेक्शन को समझिए, इसको बहुत कायदे से समझना पड़ेगा। असल में आरएसएस फांसीवादी संगठन है। मैं आपको एक गूगल करिएगा आ जाएगा कि बीजेपी का एक जो प्रतिनिधिमंडल ट्रेनिंग के लिए गया था चाइना के जो कम्युनिस्ट स्कूल है उनका, उसमें इत्तेफाक से उस समय चंडीगढ़ के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, जो आप जानते हैं बलराम जी दास जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे बीजेपी के पंजाब में और आरएसएस के मूल हैं, वो अटल जी और वो साथ साथ होते थे। तो अब आप ये समझिए उनका बेटा संजय टंडन भी उसमें गया था। इसी तरीके से कई और, वो क्या नाम है, हिमाचल का को प्रभारी है और साथ ही उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है। इसी तरीके से कई सारे लोग भेजे गए थे। अब मैं उदाहरण के लिए संजय टंडन का नाम लिया। संजय टंडन का खुद का बिजनेस जो है, कॉम्पिटेंट करके उसकी कंपनी है, आप सर्च करेंगे तो उसका डिटेल आ जाएगा, कई हजार करोड़ की, और उसका जो काम है वो मनी से रिलेटेड है और उसमें कहां कहां क्या क्या कनेक्शन है आप समझ सकते हैं। तो ये सारे काम जो है इसी तरीके से ये होते रहे। वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एमएम पुंछी का दामाद भी है। तो जुडिशियरी, आरएसएस, चाइना, अब आप ये सब जोड़ते चलिए, और इन सबको किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आरएसएस इस्तेमाल करता है, अपने काडर को ट्रेनिंग को देता है। मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा जो ट्रेनिंग स्कूल है सीआईए का, नरेंद्र मोदी जो है उसमें 93 में शायद गए थे, 93 में उसमें ट्रेनिंग करने गए थे। सीआईए के स्कूल में 93 में ट्रेनिंग करने भेजा गया, जिसे क्यों भेजा गया? साहब वहां की फ्यूचर लीडरशिप तैयार करने का। फ्यूचर लीडरशिप क्या तैयार कर, और उस सीआईए के उस स्कूल को चलाता कौन है? वास्तव में रन करता है डीप स्टेट। अब पूरे खेल को एक इंटरनेशनल देखेगा, आपको यह आश्चर्य लग रहा होगा कि नरेंद्र मोदी चाइना की तरफ झुके जा रहे हैं, क्यों? लेकिन ट्रंप के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे। आप इसको जो समझिए, अभी जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कैसे चेंज करना है, वहां खेल चल रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर आज चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये नहीं कि अमेरिका को खत्म कर देना है, इजराइल को खत्म कर देना है, वो रहेंगे, लेकिन एक ताकत यहां आके, जो चाइना इतना मजबूत हुआ है, डीप स्टेट इसको भी काबू कर ले, और उसके बाद जैसे डीप स्टेट करता है, चूसता है और अपने ढंग से उसका इस्तेमाल करता है। डीप स्टेट वास्तव में चलाने वाले जो हेनरी किसिंजर, उसका लंबे समय तक उसने उसे रन किया। अब हेनरी किसिंजर के पूरे सिस्टम को समझिए। जब भारत पाकिस्तान का 1971 का युद्ध चल रहा था, वो जाके चाइना बैठा, भारत नहीं आया कि यहां शांति बनाई जाए या वो करे, वो जाके चाइना बैठा।
और चाइना को बोला तुम अटैक कर दो, हम तुम्हारा साथ देंगे। चाइना ने कहा ये सर्दी का समय है, इस समय हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस समय हमारे लिए वहां पे उस जगह वो कर पाना मुश्किल है। तो अब आप समझिए, इंदिरा गांधी समझ गई इस बात को कि नया ठिकाना कहां बन रहा है, सिक्किम बन रहा है। इसीलिए मैंने सिक्किम का जिक्र किया। उन्होंने सिक्किम को ठिकाना समझा और सिक्किम के जो राजा थे उन्हें कैसे सीआईए के एजेंट जो थी वो आके उनकी बीवी बन गई थी, और वहां से जो खेल चल रहा था उस खेल को समझिए, चाइना कनेक्शन प्लस ये कनेक्शन, और इसलिए वो आ रहा था कि हाँ इंदिरा जी के पास पहुंच गया, जो उनको रिपोर्ट थी कि वो चाहता है हम पूरी तरह से स्वतंत्र राज्य बन जाए। इंदिरा जी ने तुरंत ऑपरेशन किया और नतीजा ये है कि वो हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। वो सीधे जहाज लेके भाग गई अमेरिका। अब आप समझिए इसको, उसने पलट के नहीं देखा। मैं यही कहना चाहता, पंडित नेहरू को कश्मीर से प्रेम था। उनको कश्मीर वो राज्य की तरह नहीं देखते थे, वो अपने गांव की तरह देखते थे। इसलिए वही चीज उन्होंने इंदिरा को कही कि कश्मीर को इस तरह से नहीं करना है कि हमें हैंडल करना है कि हमें उसका दमन करके उस पर कब्जा करना है, हमें वहां माहौल बना के करना है। कमोबेश कितना बना, हालांकि पंडित जी के समय में काफी स्मूथ रहा, धीरे धीरे चीजें सुधर रही थी, एकदम से चीजें बदली नहीं जा सकती हैं। इंदिरा जी के समय में भी कुछ सुधार हुआ, कुछ हुआ, लेकिन राजीव जी के समय आते आते, क्योंकि राजीव जी को उस ढंग का नॉलेज नहीं था, राजीव जी राजनैतिक व्यक्ति नहीं थे, बेसिकली एक सच्चे व्यक्ति थे, वो समझते नहीं थे उन चीजों को। तो कुछ लोगों ने उसमें खेल करने की कोशिश किया, उसी दौरान आरएसएस ने अपने गुर्गे फिर से तेज कर दिए। जो 1946-47 से काम कर रहे थे और जिन्होंने जम्मू में 3 लाख मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया था, 3 लाख मुसलमान वहां से मार के भगाया था। जनसंघ का सोचिए अध्यक्ष बनता है। 3.5 लाख मुसलमान मारे गए थे। अच्छा, मारे गए थे, जो भी है, मारे गए थे, या मुझे थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन था। तो अब आप सोचिए उस खेल को, आप कहते हैं कि कश्मीर में अत्याचार, कश्मीर में कोई अत्याचार नहीं हुआ। टोटल नंबर भारत सरकार के रिकॉर्ड के मुताबिक, और वो तो भाजपा समर्थित सरकार थी, भाजपा का नेता ही उस समय वहां का गवर्नर था जिसे भाजपा ने जबरदस्ती बनवाया था, जगमोहन। तो अब आप एक चीज समझिए, वहां कितने लोग वो हुआ था, कितने परिवार पलायन किए थे, यदि संख्या देख लीजिए, और उसके मुकाबले वहां मरे मुसलमानों की संख्या देखिए, आपको बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। मुसलमान उनसे 1-2 गुना नहीं, 40 गुना ज्यादा मरा, 40 गुना। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कश्मीरी पंडित जो मारे गए वो 219 है, सरकारी आंकड़े, और बाकी यहाँ के जो लोग पीछे रह गए वो तो आए दिन मरते रहते हैं, तो उसका कोई मतलब मैं वही मैं बात बता रहा हूं। ये सारी चीजें, कश्मीर पर निगाह आज अमेरिका की, जो इन्होंने बार बार चिल्लाया था ना कि लिथियम मिल रहा है, लिथियम मिल रहा है, अमेरिका को लगता है कि ये हाथ में आए तो इसको हम देखें। समस्या बहुत सारी, इन्होंने ये जो रोज रोज कहानियां बनाते हैं उस कारण से अब ये लग रहा है तो बड़े सॉफ्ट तरीके से चीजों को खेला जा रहा है और वो हो रहा है। तो आप ये समझिए, नरेंद्र मोदी सरकार धर्म का जो खेलती है खेलती रहे, चलिए सत्ता के लिए खेलने दीजिए, जाति का खेलती है खेलने दीजिए, लेकिन सबसे बड़ा है वो देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। भाजपा आरएसएस से बड़ी देश की कोई दुश्मन नहीं है। मुसलमान कभी मतलब भारत का दुश्मन नहीं रहा, वो भारत के
को सदैव उसने अपना माना है। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं तब उसको तकलीफ होती है, और तब वो कोई भी होगा, हम आप भी होंगे तो हमें भी लगेगा कि अरे हम आत्मजीत जी से क्यों इतना बेहतरीन संबंध बनाए हुए हैं, वो हमारे लिए जब मारने का सोचते हैं, ये करने का सोचते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ये नफरत। तो यही भाजपा का पूरा गेम प्लान है, और वो भाजपा बेसिकली आरएसएस से चलती है, और आरएसएस डीप स्टेट का एक मतलब हिस्सा है, जो वर्ल्ड में रहने वाले तमाम हिंदुओं के ऊपर काम करती है। सॉफ्ट ढंग से कहीं काम करती है, कहीं उग्र ढंग से काम करती है। जी जी जलील साहब, मैं आखिरी टिप्पणी आपसे लूंगा इस प्रोग्राम की, और ये जो बात उन्होंने अभी कश्मीर की इसको आप मुकम्मल कर दीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि वांग यी यहाँ मुलाकात करके जयशंकर साहब से मिले, मोदी साहब से मिले, उसके बाद वो पाकिस्तान गए। अफगानिस्तान पहले से ही बात कर रहा था चाइना से, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों बीआरआई का पार्ट बन गए, और पूरा ट्रेड जो कॉमर्स गवादर जलील पोर्ट भाई, पे है उसका आप बोले उसके पहले एक बात पे मैं खत्म कर दूं। असल में आपको एक चीज बताऊं आत्मजीत भाई, आपको भी पता है, राहुल जी को डीप स्टेट की अंदर तक नॉलेज, जी जी और ये लोग राहुल गांधी के दुश्मन सिर्फ इसलिए ज्यादा हैं, ये किसी को भी बर्दाश्त कर सकते हैं हिंदुस्तान में, राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनका एकमात्र मकसद है कि राहुल गांधी को खत्म कर दो। और मैं सच बताऊं, राहुल गांधी के लिए तमाम साजिशें रची जाती हैं, और इसकी रिपोर्ट जस्ट कांग्रेस ऑफिस के सामने जो ऑफिस मौजूद है, मुख्यालय, वहां चले जाइए। कुछ यदि कहने की मुझे जरूरत नहीं, सोर्सेस सबके पास हैं, आपको पता चल जाएगा कि राहुल जी के लिए कितनी एडवाइजरी उसने इनको दी है, कितना ज्यादा खतरा है। बावजूद इसके इन्होंने राहुल जी की सुरक्षा बार बार कहीं ना कहीं चूक कराई। तो इससे आप समझ लीजिए, इनका यदि हिंदुस्तान में कोई एकमात्र दुश्मन है तो राहुल गांधी है। जी इसीलिए कहा जाता है कि वीपी सिंह सरकार में, जब वीपी सिंह अब सरकार ने राजीव गांधी की सिक्योरिटी को कम किया था, उसके बाद राजीव गांधी के ऊपर सेरेपुरमदुमरे में क्या हुआ आप सबने देखा, और उसके पीछे भी उसी डीप स्टेट और उसके राइट विंग आरएसएस, कहते हैं लोग साजिशें हैं, इसकी असलियत तो हम लोग कभी नहीं जान सकते। पर यह जरूर है कि जिस स्टाइल से राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, और आप और हम उसी मीटिंग में थे जिसमें उन्होंने ये बात को कबूल किया था कि डीप स्टेट चाहती नहीं कि हम लोग आगे बढ़े, हमारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए, हम लोग की सारी फंडिंग रोक दी गई। पहला वक्तव्य तो उनका यही था उस मीटिंग में, और उस पर उन्होंने अपनी जताई भाई, थी बात। हमने जलील आपने साहब, पौने तीन घंटे चर्चा की थी। जी इंडिया जी के गांव से लेके शिकागो तक हम लोगों ने चर्चा की थी। एक एक चीज को कितना डीपली नॉलेज है उनको। अब इससे पौने 3 घंटा जो आदमी सब बता सकता है चीजों को, तो हम और आप दोनों उसके साक्षी हैं। जी बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। जी जलील साहब, आखिरी टिप्पणी आपकी जी, ये सारे विषय आपने पर। पहले हिस्ट्री के आईने में बात की कि अजय जी ने जो जम्मू मैसेकर हुआ, जम्मू सिटी वाज ए मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी सन 1947 में। तो यहाँ से जब रेडर्स आ गए और यहाँ के हालात जब खराब हो गए, तो ये कहा जाता है कि जो महारानी साहिबा थी वो जब यहाँ से चली गई तो बानिहाल बाय रोड चली गई थी। बानिहाल से टनल के पार करते ही उन्होंने हुक्म दिया था कि इस तरह का करने का। तो बाद में कई लोगों को, जो डोगरा फौज थी, उन्होंने कहा कि हम आपको पाकिस्तान छोड़ेंगे, लेकिन खुले मैदानों में ले जाके उनको वहां पे कत्ल कर दिया गया। बहरहाल ये सारा कुछ तो हिस्ट्री का एक हिस्सा है और आपको मिलेगा भी हिस्ट्री में। इस पर बात करने से अब जो जख्म हरे हो जाते हैं। लेकिन एक बात यह है कि आरएसएस जो तकसीम के वक्त, डिवीजन के वक्त के बारे में बात करती है कि लाखों लोग मारे गए और नेहरू उसके लिए जिम्मेदार हैं, तो शायद जम्मू कश्मीर में उस हलाकत में, अगरचे कश्मीर में किसी को छुआ तक नहीं गया और सबको सिक्योरिटी दे दी गई, जब तक भारत की फौज यहाँ पे उतरी तब तक कश्मीरियों ने मोर्चा संभाला रेडर्स के खिलाफ, और यहाँ पे किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ टनल के इस पार
लेकिन वहां क्या हुआ, वो एक खूनी तारीख है। वहां की लाशों में, जम्मू के घरों में गिद्ध खाते रहे मुसलमानों की लाशों को, और वो तस्वीरें इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगी अगर आप ढूंढेंगे। लेकिन अब बात चल रही है कि विदेश नीति की। मैं पहले भी कह रहा था, शायद मेरा राब्ता कट गया आपके साथ, कि विदेश नीति किसी भी मुल्क की सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है, और इस पर ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको देखना शायद गृह मंत्रालय के जिम्मे जो काम है उससे भी ज्यादा होता है। लेकिन हमने कई इन गुज़श्ता सालों में देखा कि विदेश नीति हमारी सिमट कर रह गई है ऑप्टिक्स तक, फोटोशूट तक और डिस्कशन खेलने तक। और इसके लिए फिर जो हमारा गोदी मीडिया है, जिसको डॉगी और कई पोमेरियन मीडिया कहते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए, एक इमेज बनाने के लिए सब कुछ किया गया। लेकिन अब जो हो रहा है, अगर बात हो रही है, अगर आप मतलब पाकिस्तान के साथ आप मैच खेल रहे हैं, जिसके साथ आपने 4 दिन की जंग लड़ी अभी, और जिसको हम जिम्मेदार ठहराते हैं 26 पर्यटकों की मौत के लिए, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो और लोग मारे गए फौज के, और खासकर जम्मू के जो एलओसी के इलाके हैं उधर और सिविलियंस मारे गए, जिनमें बच्चे वगैरह भी शामिल हैं। अगरचे पहलगाम में सिर्फ मर्दों को मारा गया, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान छोटे छोटे बच्चे तक शहीद हो गए। अगर उस मुल्क के साथ अब आप क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हो तो चाइना के साथ बात करने में क्या हर्ज है। तो ये चीजें जो हैं, ये जो डिस्कशन से ही बातें हल होती हैं। आप देश के लोगों को कुछ फीड करो अपनी इमेज बनाने के लिए कि हम उनका ये करेंगे, हम उनके साथ आंख में आंख मिला के बात करेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये इंटरनेशनल सिनेरियो में जब आप देखते हैं, एक प्रोग्रेसिव मुल्क जो होता है वो इस अंदाज में बात नहीं, गुंडाई वाली जुबान में बात नहीं होती है, बल्कि बातचीत के जरिए ही रास्ते ढूंढे जाते हैं। और अगर आप देखेंगे कि मनमोहन सिंह के दौर में जम्मू कश्मीर में कितना अमन आया था, कितने मिलिटेंसी के वाक़ात कम हो गए थे, कितनी खुशहाली आई थी, कितनी डेवलपमेंट हुई थी। अब 2019 के बाद से आपके हालात देखिए कि आपको खबरों के जरिए क्या बताया जा रहा है, या चंद लोगों के हाथों में झंडे देके उनको लाल चौक में घंटाघर के करीब डांस करने के बारे में बताया जाता है। ये जीत नहीं है। जीत वो है जब आप यहाँ के लोगों के दिल जीत लेंगे, जो उनसे छीना है उनको वापस देंगे, और अगर वापस भी नहीं देंगे, कम से कम उनके जख्मों पर मरहम लगाएंगे और उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे प्रताड़ित करके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एजम भाई, कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, आखिरी बार जो है मैं एक प्रश्न अजय शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ। हमारा जो जगदीप धनखड़ जी जो है अचानक कहाँ गायब हो गए, यह देश जानना चाहता है, मैं नहीं जानना चाहता। ये मुझसे ज्यादा भानु भाई बताएंगे, भानु भाई उनके ज्यादा टच में। मैं समझता हूँ अजय जी और हिजम सर, इसको अभी राज ही रहने दो थोड़े दिन तक, और उसके बाद इस पे चर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसमें मैं जाते जाते एक बात और ऐड करना चाहता हूं, उसके बाद हिजम भाई बोलेंगे। हम जो एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, चाइना के साथ बिजनेस की बात करते हैं, गणेश जी की छोटी आंखों की बात भी हुई, और उस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा कि आपका जो भगवान है वो भी वहीं से आ रहा है, जो होली की पिचकारियां हैं वो भी वहीं से आ रही हैं, और भगवान की आंखें छोटी बनाई जाती हैं चाइना में, क्योंकि वो खुद उनकी आंखें छोटी हैं, शायद इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन बात यह है कि जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो अमेरिका का ये था ऑब्जेक्शन थी, वो थी ऑयल का इंपोर्ट। अगर आप देखेंगे कि सन 2022 से पहले क्या था कि ये जो इंपोर्ट्स हैं, जो चाइना के इंपोर्ट्स की बात हुई, जो कि वहाँ का जो अमेरिका का जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है, उसने बताया कि चाइना के जो इंपोर्ट्स थे वो 13% थे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाकर चाइना के जो इंपोर्ट्स थे रशिया से वो 16% कर दिए। लेकिन जहां तक इंडिया की बात है, वो 1% से बढ़ के 42% हो गया, और उसमें 137 हजार करोड़ का मुनाफा हुआ। लेकिन वो किसको हुआ? हमें बताया गया कि चाइना, जो रशिया से हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो देश के लिए, देश हित में कर रहे हैं, देश के लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन देश के लोगों को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जबकि मुनाफा उसमें 137 करोड़ हजार करोड़ रुपए का था। आप ये देखिए कि मतलब, जी, मेरा कहने का मतलब वही है कि अब वही सिलसिला, फिर अंबानी जी की बात हुई, काफी सारे लोगों ने उसके ऊपर से पर्दा हटाया,
कि चाइना के इंटरेस्ट और अबानी के इंटरेस्ट कहाँ पे मेल खाते हैं। तो ये एक चीज है कि ये देश के लोगों को पता होना चाहिए कि 137,000 करोड़ रुपए का जो मुनाफा हुआ वो देश को नहीं मिला, वो किसी शख्स को मिला। और दाव जो लगा, देश लगा, मतलब अमेरिका का जो टैरिफ है वो हम किसी एक शख्स के मुनाफे के बदले में चुका रहे हैं। जो टैरिफ हमारे ऊपर 50% का लगा हुआ है, वो देश के लोगों को कोई मुनाफा नहीं हुआ। लेकिन जलील भाई इसमें एक चीज जान लीजिए, उसी सारी साजिश का हिस्सा है मुंबई का धारावी खत्म करना, क्योंकि धारावी हिंदुस्तान के एक बड़े क्षेत्र में सप्लाई दे रहा था और वो प्रोडक्शन चाइना के लिए खतरनाक हो रहा था, इसलिए चाइना उसे खत्म करना चाहता था। नरेंद्र मोदी ने अडानी को दे करके और वो खत्म करने का काम किया। दूसरा, तमिलनाडु में टी शर्ट्स और उसका बेहतर व्यापार था, और जो रेडीमेड का व्यापार था जिस करीब 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का था, तो आप ये समझिए उसको बिल्कुल बेकार कर देने के लिए यह साजिश रची गई, और इसीलिए अब इसका प्रभाव वहां पर पड़ने वाला है और वहां का खेल खत्म है। इस तरह की ये जो छोटे छोटे से उद्योग थे और छोटे छोटे लोग अपना काम करके देश को हुनर दे रहे थे, उन सारे हुनर को खत्म करना है और सिर्फ चाइना का बना प्रोडक्ट आए उसे असेंबल करो, उसे करो। यह भारत सरकार नीति बना रही है, इस पे काम कर। जी, इसका मतलब तो ये हुआ शुक्ला साहब, ये हुआ कि देश के सबसे बड़े गद्दार तो ये हैं। इसका मतलब तो यही है कि अगर ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसका सही शब्द तो यही है कि सबसे बड़े गद्दार यही हैं। भानु भाई, यही तो मैंने कहा कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन ये, कोई और नहीं है। बिल्कुल, ये आप देखिए ना, इनका ओरिजिन देख लीजिए। ये जो क्या कहते हैं, ये कौन से ब्राह्मण कहे जाते हैं पता नहीं साला है, तो ये जब वहां आए, या असल में यहूदी, वहां से जब आए तो कोंकण इलाके में आकर के इन्होंने बसे। दो लोग आए, एक पारसी आए जो गुजरात के उधर के इलाके में बसे, जो ईरान के साइड से आए थे, और ये आके कोंकण इलाके में बसे। इसको लेके प्रोफेसर एपी मिश्रा ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की। तो ये जब आके बसे, इन्होंने देखा हिंदुस्तान में जाति का बड़ा प्रभाव है, तो इन्होंने कहा हम ये ब्राह्मण है, और इस तरह से करके इन्होंने कहा, और उस नाते क्योंकि यहां का ब्राह्मण तो जानता था असली ब्राह्मण कौन है, तो इन्होंने एक नया ब्राह्मण बना दिया। जो ब्राह्मणों का मूल था उसमें तो ये कहीं थे ही नहीं, तो इन्होंने अपने आप को कहा हम तो बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, हम तो सीधे हिमालय से आए हैं, ब्रह्मा जी की औलाद हैं, और ये बन गए। और इन्होंने धीरे धीरे धर्म के नाम पर जो कट्टरता का क्रम था वो शुरू किया, और उसमें किस तरह से वो जो मनुवाद है, उस मनुवाद का जन्म यहां से होता है। तो यह आप समझ लीजिए कि असलियत में ये वो लोग हैं जो यहां उस राज सत्ता के लिए उधर से आए थे, और इसीलिए इन्हें इजराइल से इतना प्यार भी है। जी, तो 3 पॉइंट में क्लियर कर दूं। आपने जो ज़ोरास्ट्रियंस की बात कही, जो पारसी वाले एरिया से आए, उनको ज़ोरास्ट्रियन कहा जाता है। ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन जिसमें फायर को गॉड माना जाता है। और दूसरी बात जो आपने कही वो चित्पावन ब्राह्मण की, तो मोदी जी भी कहते हैं कि वो दीक्षा लेके जंगल से आए थे। बस नजर बना के रखिएगा, झोला उठा के कहीं जंगल की तरफ ना चले जाएं, उससे पहले देश की जनता उनसे सवाल पूछना चाहती है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शब बखैर, गुड नाइट, थैंक यू।